हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक और टॉपिक दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो ये है दूसरा टाइप फॉस्फोराइलेशन का जो हमारे बॉडी में अकर होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी बनने के लिए, मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कहा जाता है? तो इसको जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि फॉस्फोराइलेशन होता क्या है। तो अगर किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, मीन्स हमारे बॉडी में डिफरेंट जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें जो रिएक्टेंट है जिसको सबस्ट्रेट बोला जाता है, तो उसमें जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो उस रिएक्शन को फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो मेनली हमारे बॉडी में जो डिफरेंट फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एडीपी है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो गया? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग एटीपी विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब हमने आपको इससे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बताया था। तो ऐसा फॉस्फोराइलेशन जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कपल्ड होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होता है एटीपी सिंथेसिस के लिए, तो उसी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है, सबस्ट्रेट के लेवल पे एटीपी की सिंथेसिस हो रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होता है, इससे कपल्ड होता है एटीपी की सिंथेसिस। तो इसका साइट है कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी सिंथेस, जिसको बोला जाता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन है और अंदर में देख सकते हैं ये इनर मेम्ब्रेन है। इसी इनर मेम्ब्रेन में क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की असेंबली होती है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जो है कैरियर होते हैं, कैरियर कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक सीक्वेंस में ट्रांसपोर्ट होते जाता है। इससे पहले हमने आपको इसका डिटेल में बताया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है ये फोल्डेड होता है, जिसको क्रिस्टा कहा जाता है। और इसी क्रिस्टा के ऊपर इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉस्फोराइलेटिंग सब यूनिट है। और यही क्या है? यही एटीपी है। और यहीं पे क्या होता है? यहीं पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट कैरियर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट होता है, वो फाइनली जो है ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय जो फ्री एनर्जी जनरेट होता है वही यूटिलाइज होता है एटीपी की सिंथेसिस के लिए। ये जो एटीपी की सिंथेसिस हो रही है वो यहाँ कहाँ पे होती है? यहाँ पे फॉस्फोराइलेटिंग सब यूनिट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ये एटीपी सिंथेस कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स 5, तो जैसा हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, और कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है वो एटीपी सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर दैट इज NADH और FADH2। NADH क्या है? ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये रिक्वायर होता है। और दूसरा ऑक्सीजन ऐसा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जैसा कि नाम है ये एरोबिक प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीजन के बिना ये अकर नहीं होता है, इसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके बाद ही एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो NADH और FADH2 कहाँ से आता है? ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, अमीनो एसिड का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है? थ्रू द डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ब्रेक डाउन होता है, और ग्लाइकोलिसिस एरोबिक कंडीशन में जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो ये पायरुवेट फर्दर जो है क्रेब्स साइकिल में जाता है फर्दर ब्रेक डाउन के लिए। तो ये जो डिफरेंट कैटाबोलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इन डिफरेंट पाथवे में जो डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो रिएक्शंस होते हैं, तो उन इंटरमीडिएट से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, क्योंकि ये कैटाबोलिक रिएक्शंस हैं, क्यों ब्रेकडाउन हो रहा है, और ब्रेकडाउन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो इसी को हम इसलिए बोलते हैं
ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो फाइनल जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, अमीनो एसिड का थ्रू डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। और इनके ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और जो प्रोटॉन निकला है उसको कौन एक्सेप्ट करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोएंजाइम NAD और FAD इसको एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे हमने FAD नहीं लिखा हुआ है, FAD, और ये किस में कन्वर्ट होता है? FADH2 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ? ये रेड्यूस्ड कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया। NAD हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो NADH+S+ में कन्वर्ट हुआ, और FAD जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद FADH2 में कन्वर्ट हो गया। ये कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट होते जाता है सीक्वेंस में, और फाइनली ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। और यही जो है कपल्ड होता है, इसी से जो फ्री एनर्जी रिलीज होता है वही यूटिलाइज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। ADP में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और वो ATP में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उससे ATP बनता है? तो डिफरेंट हाइपोथेसिस दिए गए हैं फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस मींस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, अमीनो एसिड का हमारे बॉडी में ब्रेकडाउन होके, ऑक्सीडेशन होके एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी बनता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और इसी ATP को हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, काम करने के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म मेजर सोर्स ऑफ ATP। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से सबसे ज्यादा अमाउंट में ATP का प्रोडक्शन होता है एज कंपेयर टू द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मोर एफिशिएंट देन द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ATP प्रोडक्शन के लिए जैसा हमने आपको बताया ETC से कपल्ड होता है, तो ETC का कौन सा साइट होता है जो कि कपल्ड होता है फॉर द ATP प्रोडक्शन? दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है कपलिंग साइट। तो सबसे पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ FMN बाय कोएंजाइम Q, ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोक्रोम B बाय साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने इसी को जो है डिफरेंट, हमने लास्ट टाइम जो कॉम्प्लेक्स बनाया था कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, तो इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो सबस्ट्रेट से क्या NADH अपना इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है किसको दिया? जो कॉम्प्लेक्स 1 में जो फ्लैवोप्रोटीन है, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, वो एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 1 है ये साइट 1 हुआ, ये हो गया एक कपलिंग साइट। तो क्या लिखा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन ऑफ FMN बाय कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q किस तरीके से ऑक्सीडाइज कर रहा है? इसका इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो FMN क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। कोएंजाइम Q क्या हो गया? रेड्यूस हो गया। उसके बाद कोएंजाइम Q से जो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? साइटोक्रोम B में, और साइटोक्रोम B से फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है साइटोक्रोम C1। मतलब साइटोक्रोम C1 क्या करता है? B से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो साइटोक्रोम C1 ने क्या किया? B को ऑक्सीडाइज किया, इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक्सेप्ट किया, तो साइटोक्रोम B ऑक्सीडाइज हो गया, साइटोक्रोम C1 क्या हो गया? ये रिड्यूस हो गया। तो ये कौन सा साइट है? साइट 2 है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स 3 होता है। नेक्स्ट आते हैं साइटोक्रोम C से फाइनली जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? कॉम्प्लेक्स 4 में, दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जहां पे साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 में इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो साइट 3 है, कपलिंग साइट है फॉर ATP सिंथेसिस। कॉम्प्लेक्स से फाइनली जो है इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? ऑक्सीजन में ट्रांसफर होता है, और ऑक्सीजन उसको एक्सेप्ट करता है और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन का, किससे कपल्ड है? ATP के सिंथेसिस के लिए। इसी कारण से इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसा हमने आपको बताया 3 कपलिंग साइट है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। NADH के ऑक्सीडेशन के लिए मीन्स NADH का जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें 2.5 ATP का प्रोडक्शन होता है, और FADH2 में 2 कपलिंग साइट्स होते हैं। मतलब FADH2 का जब ऑक्सीडेशन होता है, उसका इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब ट्रांसफर होता है, तो सिर्फ 2 कपलिंग साइट जो है इन्वॉल्व होता है, कॉम्प्लेक्स 3 and 4। तो यहाँ पे जो फर्स्ट साइट जो होता है मीन्स कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है वो बायपास हो जाता है। इसी कारण से यहाँ पे जो है कम ATP का प्रोडक्शन होता है FADH2 के ऑक्सीडेशन से, दैट इज 1.5 ATP। इस तरीके से एक NADH के ऑक्सीडेशन से 2.5 ATP का प्रोडक्शन होता है, और एक FADH2 के ऑक्सीडेशन से 1.5 ATP का प्रोडक्शन होता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म
आइए जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बहुत से हाइपोथेसिस दिए गए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, रोटेरी मोटर मॉडल हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले जानते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। इस हाइपोथेसिस को किसने दिया? इट इज़ प्रपोज्ड बाय पीटर माइकल इन 1961 और ये जो हाइपोथेसिस है ये वाइडली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग किस तरीके से एटीपी की सिंथेसिस होती है? तो प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ही होता है। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम एंजाइम एटीपेज सिंथेस के बारे में जानते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स 5 भी होता है जिसको एटीपेज सिंथेस बोलते हैं और यहीं पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो इस कॉम्प्लेक्स 5 को FOF1 एटीपेज भी बोला जाता है और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। क्यों इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है और ये जो है आप देख सकते हैं ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इंटर मेम्ब्रेन मतलब कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन हुआ और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में ये पूरा इस तरीके से ये जो प्रोटीन है ये पूरा क्रॉस कर रहा है और कहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ। इसी कारण से इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन से पूरा ये क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रोटीन है इसमें 2 सब यूनिट होता है, FO और F1 सब यूनिट होता है। तो एटीपी सिंथेस का जो FO यूनिट होता है ये एक प्रोटॉन चैनल होता है जिसके थ्रू हाइड्रोजन आयन मीन्स प्रोटॉन जो है पास करता है क्रॉस द मेम्ब्रेन। मीन्स जब प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठे हो जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो वापस से जब उसको री एंटर करना होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो इसी FO के थ्रू होता है जिससे एटीपी की सिंथेसिस होती है F1 यूनिट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में जो हाइड्रोजन आयन है मीन्स प्रोटॉन है ये इस FO यूनिट के थ्रू पास कर रहा है। कहाँ से? फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और इस F1 यूनिट का क्या काम है? ये कैटालिटिक साइट होता है एटीपी की सिंथेसिस के लिए। मीन्स जब प्रोटॉन जो है पास होता है थ्रू द FO इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तो यहाँ पे F1 में क्या होता है? एटीपी की सिंथेसिस होती है। मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और एटीपी बनता है। इस तरीके से बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी कैसे रिलीज हुआ? प्रोटॉन ग्रेडियंट जो डेवलप हुआ इन माइटोकॉन्ड्रियल एरोबिक ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को हम यहाँ पे इस तरीके से समझते हैं। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग किस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट से एटीपी की सिंथेसिस होती है? तो आइए समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिफरेंट कैरियर के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन पास होता है तो प्रोटॉन पंप होता है। कहाँ से? फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन जो है पंप हो रहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में तो मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया, तो वहाँ बेसिक हो गया। और क्योंकि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट हो रहा है तो हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो एसिडिक हो जाएगा। और इस प्रोटॉन पंप की वजह से जो ऑस्मोटिक डिफरेंस डेवलप हुआ है, ऑस्मोटिक डिफरेंस मतलब जो प्रोटॉन ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो डेवलप हुआ है, मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रोटॉन जो है वो डिफ्यूज होगा इनटू द मैट्रिक्स। मतलब वापस से क्या होगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जहाँ पे हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन है वहाँ से वापस से वो लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन मीन्स मैट्रिक्स में वो डिफ्यूज होगा। किसके थ्रू? थ्रू स्पेसिफिक प्रोटॉन चैनल। क्योंकि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है वो इम्परमिएबल होता है प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन के। इसी कारण से जब प्रोटॉन वापस से डिफ्यूज होगा मैट्रिक्स में तो एक स्पेसिफिक चैनल के थ्रू होता है, या कह सकते हैं पोर, जैसा हमने आपको बताया था FO जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। तो इसी पोर के थ्रू मीन्स इसी चैनल के थ्रू वापस से हाइड्रोजन आयन डिफ्यूज होता है मैट्रिक्स में और इसी प्रोटॉन फ्लक्स या कह सकते हैं प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोवाइड होता है यही एनर्जी यूटिलाइज होता है एटीपी की सिंथेसिस के लिए फ्रॉम एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट।
फॉस्फेट। इसको सिंपली हम इस तरीके से कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से जो प्रोटॉन पंप होता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है और यही यूटिलाइज होता है एटीपी की सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे हर एक जो NADH ऑक्सीडाइज होता है, फाइनली इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन में ट्रांसफ़र होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना प्रोटॉन पंप होता है? 10 प्रोटॉन जो है पंप होता है, मीन्स ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये जो देख रहे हैं ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला पार्ट है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में डिफरेंट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। तो जो NADH है इसका इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? कॉम्प्लेक्स 1 में ट्रांसपोर्ट होता है, और NADH फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर कहाँ जाता है? फ्लेवोप्रोटीन FMN, और उसके बाद FMN का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन एक्सेप्ट करता है? कोएंजाइम Q। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू क्या होता है? प्रोटॉन पंप होता है। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन पास होता है तो इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू 4 प्रोटॉन जो है पंप होता है, कहाँ से? मैट्रिक्स से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब नेक्स्ट कोएंजाइम Q का जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है, और कॉम्प्लेक्स 3 में कोएंजाइम Q का जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B में जाता है, फिर उसके बाद वो साइटोक्रोम C1 में जाता है, और इसके बाद साइटोक्रोम C1 का इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम C उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो अगेन कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू यहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन पंप होता है। कितना प्रोटॉन, कितना हाइड्रोजन आयन? 4 हाइड्रोजन आयन। अगेन जो है साइटोक्रोम C का जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 4 में जाता है, और यहाँ पे साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है साइटोक्रोम A3 में, और फिर साइटोक्रोम A3 से फाइनली जो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो अगेन इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्रोटॉन जो है पंप होता है। तो यहाँ पे कितना प्रोटॉन पंप हो रहा है? 2 प्रोटॉन यहाँ पे पंप हो रहा है, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे 2 प्रोटॉन जो है यहाँ पे ऐड होता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से जो प्रोटॉन पंप हो रहा है, तो एक NADH के ऑक्सीडेशन से टोटल कितने प्रोटॉन यहाँ पे पंप हुए? 4 + 4 8 + 2 10 प्रोटॉन जो है यहाँ पे पंप हुआ टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस फ्रॉम द मैट्रिक्स, और इसी वजह से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से pH क्या हो गया? लो, और मैट्रिक्स का जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो कम हो गया, इसी वजह से pH क्या हो गया? वो बढ़ गया। अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पे ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। मीन्स इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड में आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर साइड में मीन्स मैट्रिक्स की तरफ आप देख सकते हैं ये कौन सा चार्ज हो गया? ये नेगेटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। H+ यहाँ पे ज़्यादा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या हो गया? इधर अंदर साइड में मैट्रिक्स की तरफ ये नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो गया, या कह सकते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट, हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन इनसाइड द मैट्रिक्स। और इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट या कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हुआ है, प्रोटॉन जो है वापस से फ्लक्स होता है, मूव करता है इनसाइड द मैट्रिक्स फ्रॉम द हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द लो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो इम्परमिएबल होता है हाइड्रोजन आयन के लिए, इसी कारण से हाइड्रोजन आयन कहाँ से मूव करेगा? इस एटीपेस के थ्रू। हमने आपको बताया था एटीपेस में F0 कॉम्प्लेक्स होता है जो एक प्रोटॉन चैनल होता है, तो इसके थ्रू यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है पास होगा और मैट्रिक्स तक आएगा।
यहाँ पे मैट्रिक्स में पहुँच गया हाइड्रोजन आयन, और इस मूवमेंट की वजह से, प्रोटॉन फ्लक्स की वजह से जो एनर्जी डेवलप हुआ है उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है। और जो F1 है जो कि कैटालिटिक साइट होता है ATP की सिंथेसिस के लिए, तो यहाँ पे ADP प्लस उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और ATP की सिंथेसिस होती है। मीन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो प्रोटॉन इकट्ठा हो गया है, एक्युमुलेट हो गया है, प्रोटॉन पंप होने की वजह से वो प्रोटॉन वापस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है। किसके थ्रू? एटीपेस के थ्रू, और यही यूटिलाइज होता है ATP की सिंथेसिस के लिए, और जिसकी वजह से ATP की सिंथेसिस होती है। तो इस तरीके से एटीपेस सिंथेस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूटिलाइज करता है ATP बनाने के लिए। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के मैकेनिज्म को हम इस बैटरी के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एक बैटरी की तरह है हमारे सेल में, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट कैरियर के थ्रू, तो वो प्रोटॉन को पंप करते हैं चार्ज सेपरेशन क्रिएट करने के लिए, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब एक तरफ प्रोटॉन का हाई कंसंट्रेशन होता है और एक तरफ लो कंसंट्रेशन होता है, और जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, एग्जैक्टली एक चार्ज बैटरी की तरह। मतलब जैसे बैटरीज में चार्ज सेपरेट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। तो जब हमने इस पार्ट को इस तरीके से कनेक्ट किया सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो इस LED लाइट को पावर देता है, मीन्स एनर्जी देता है, जिससे लाइट जो है जलने लगता है। वैसे ही एटीपेस सिंथेस एक सर्किट की तरह काम करता है। मीन्स जब प्रोटॉन एटीपेस सिंथेस एंजाइम के थ्रू वापस मैट्रिक्स में आता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से यहाँ पे लाइट जला। इसी तरीके से प्रोटॉन का जो यहाँ पे मूवमेंट होता है, तो इस मूवमेंट की एनर्जी से एटीपी में एक फॉस्फेट मिलकर एटीपी बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड पीओ रेशियो। पीओ रेशियो जो है इट इज द मेजर ऑफ amount of ATP synthesized, means the number of inorganic phosphate molecule utilized for ATP generation per atom of oxygen consumed, या कह सकते हैं per mole of water produced। मतलब कि हर एक ऑक्सीजन एटम के कंजप्शन से कितना ATP बन रहा है उसी को पीओ रेशियो कहा जाता है। आइए जानते हैं न्यू पीओ रेशियो के अकॉर्डिंग एक NADH और एक FADH से कितना ATP बनता है। तो एक NADH का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमने आपको बताया था कि 10 प्रोटॉन पंप होता है क्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और FADH2 के केस में 6 प्रोटॉन पंप होता है। एक ATP के सिंथेसिस के लिए 4 प्रोटॉन रिक्वायर होता है। तो 1 NADH का ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, जो कि कपल्ड होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, तो कितना जनरेट होगा 2.5 ATP, और एक FADH2 के ऑक्सीडेशन से कितना 1.5 ATP। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 4 प्रोटॉन जो है रिक्वायर्ड होता है एक ATP के सिंथेसिस के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे एक NADH के ऑक्सीडेशन से 10 प्रोटॉन पंप हो रहा है, तो 10 प्रोटॉन से कितना ATP 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2.5। और FADH2 के केस में क्या हो जाएगा, 6 प्रोटॉन पंप हो रहा है, इसी कारण से 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा 1.5। तो ये जो डिफरेंस है NADH के लिए 10 प्रोटॉन और FADH के लिए जो 6 प्रोटॉन पंप हो रहा है, ये किस तरीके से आया। तो यहाँ पे जो NADH का जो कपलिंग साइट है वो 3 है, कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4, और जिसकी वजह से जो 10 प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन होता है, मीन्स पंपिंग होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। लेकिन जो FADH2 का जो कपलिंग साइट होता है ऑक्सीडेशन के लिए वो सिर्फ 2 होता है, और पहला जो साइट है वो बाईपास हो जाता है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से सिंप्लीफाइड डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाया, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये अंदर वाला पार्ट क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो इनर मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स 1 है,
यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से प्रोटॉन पंप होता है। कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन हुआ NADH का जब ऑक्सीडेशन होता है तो, और उसका जो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होता है तो, और कॉम्प्लेक्स 3 से 4 प्रोटॉन, और कॉम्प्लेक्स 4 से क्या होगा, अगेन यहाँ पे 2 प्रोटॉन, तो टोटल कितने हो गए, 10 प्रोटॉन। लेकिन FADH2 के केस में क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स 1 जो है बाईपास हो जाता है, और कहाँ से, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 2 से क्या होगा, FADH2 वहाँ पे कोई प्रोटॉन पंप नहीं होता है। 3 और 4 में इनके उसका इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट होता है FADH का जब ऑक्सीडेशन होता है, तो कितना हो गया, 4 + 2 6, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 बाईपास हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, FADH2 के केस में कितना हो गया, 6 प्रोटॉन पंप हुआ। प्रोटॉन पंपिंग की वजह से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो गया है वो वापस से री एंटर करता है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इस एटीपेज के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होता है, ATP की सिंथेसिस होती है। कितना, 10 प्रोटॉन जो है पंप होता है एटीपेज के FO के थ्रू, और यहाँ पे F1 में क्या होगा, ATP सिंथेसाइज होगा। 10 प्रोटॉन यहाँ पे पंप हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और 0.5 ADP + 2.5 फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है, और 2.5 ATP बनता है NADH के ऑक्सीडेशन से, और FADH से 1.5 ATP। इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दैट इज कन्फर्मेशनल कपलिंग हाइपोथेसिस, जिसको रोटरी मोटर मॉडल या इंजन ड्राइविंग मॉडल या बाइंडिंग चेन मॉडल भी कहा जाता है ATP सिंथेसिस के लिए। तो इस हाइपोथेसिस को किसने प्रपोज किया, पॉल बेयल इन 1964। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग किस तरीके से ATP की सिंथेसिस होती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से जो एनर्जी निकलता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है, जो एटीपेज सिंथेस मीन्स F1 एटीपेज है, उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है, और इसी कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से ATP की सिंथेसिस होती है। इसी कारण से इस हाइपोथेसिस का नाम है कन्फर्मेशनल कपलिंग हाइपोथेसिस। तो आइए जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो जो एंजाइम एटीपेज सिंथेस, जैसा हमने आपको बताया था, इसमें FOF1 सब यूनिट होता है। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं एटीपेज सिंथेस का स्ट्रक्चर। तो इसका जो FO यूनिट होता है, FO सब कॉम्प्लेक्स, इसमें चैनल प्रोटीन होता है जिसको C सब यूनिट कहा जाता है, और ये C यूनिट जो है वो F1 एटीपेज सिंथेस मीन्स F1 यूनिट से अटैच होता है। F1 का जो सेंट्रल गामा सब यूनिट होता है ये अटैच होता है FO यूनिट से, और ये सेंट्रल गामा सब यूनिट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सराउंडेड होता है बाय ऑल्टरनेटिंग अल्फा एंड बीटा सब यूनिट, अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा, देन बीटा, देन अल्फा एंड देन बीटा। इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग इसमें अल्फा बीटा सब यूनिट होता है F1 पार्ट में। और ये जो बीटा सब यूनिट होता है ये कैटालिटिक साइट होता है ATP की सिंथेसिस के लिए। ADP में एक फॉस्फेट जुड़ता है और ATP बनता है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटीपेज सिंथेसिस अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस। तो इन रिस्पॉन्स टू दी प्रोटॉन फ्लक्स मतलब प्रोटॉन का मूवमेंट, जैसा हमने आपको इससे पहले बताया था, प्रोटॉन का मूवमेंट होता है फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है वहाँ से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब वापस से वो मूव करता है थ्रू दिस FOF1 मीन्स एटीपेज सिंथेस, तो जिसका गामा सब यूनिट होता है वो फिजिकली रोटेट करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये गामा सब यूनिट क्या है, ये रोटेट करता है प्रोटॉन फ्लक्स की वजह से, और इसी कारण से ये जो रोटेशन हो रहा है जिसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज होता है बीटा सब यूनिट में। जो यहाँ पे 3 बीटा सब यूनिट है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है, और कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से फाइनली जो है ATP जो है सिंथेसाइज होता है और रिलीज होता है। तो यहाँ पे जब प्रोटॉन का फ्लक्स हुआ, मतलब कि प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ फ्रॉम दी हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन टू दी लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन एरिया, और इस प्रोटॉन फ्लक्स की वजह से जो ये FO कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा FO कॉम्प्लेक्स जो है मेम्ब्रेन में रोटेट करेगा, और क्योंकि ये FO कॉम्प्लेक्स जो है F1 से अटैच है थ्रू दिस गामा सब यूनिट, इसी कारण से गामा सब यूनिट भी क्या होगा, F1 कॉम्प्लेक्स का ये भी रोटेट होगा। किस तरीके से, वैसे ही जैसे कि मोटर का शाफ्ट मूव करता है, और इस रोटेशन की वजह से कन्फर्मेशनल चेंज होता है बीटा सब यूनिट में, जिसकी वजह से क्या होगा, ATP का सिंथेसिस होता है। अब आते हैं बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग किस तरीके से ATP की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे F1 एटीपेज में 3 बीटा जो सब यूनिट होते हैं, जो कि कैटालिटिक साइट होता है ATP सिंथेसिस के लिए, वो 3 डिफरेंट कन्फर्मेशन लेता है। 1 सब यूनिट जो है वो ओपन कन्फर्मेशन, इसको हम बोलते हैं O, और सेकेंड जो होता है वो L कन्फर्मेशन, जिसको हम लूज कन्फर्मेशन बोलते हैं,
और थर्ड जो होता है, थर्ड कन्फर्मेशन होता है, वो होता है टाइट कन्फर्मेशन, जिसको हम टी कन्फर्मेशन बोलते हैं। प्रोटॉन फ्लक्स की वजह से जो गामा सब यूनिट में जो रोटेशन इंड्यूस होता है, उस रोटेशन की वजह से जो F1 में जो बीटा सब यूनिट होता है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं FO F1 एटीपेस का जो F1 पार्ट होता है उसमें 3 अल्फ़ा बीटा डाइमर्स होते हैं, जो किस तरीके से यहाँ पे अरेंज है, एक ऑरेंज के स्लाइसेस की तरह अरेंज है। और इसमें जो बीटा होता है, बीटा सब यूनिट होता है, वो कैटालिटिक साइट होता है एटीपी के सिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहले एक एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये बाइंड होता है कौन से कन्फर्मेशन पे, एल कन्फर्मेशन पे। ये जो एल कन्फर्मेशन होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, टी कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एल कन्फर्मेशन किस में कन्वर्ट हुआ, टी कन्फर्मेशन में। एडीपी में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, एटीपी में सिंथेसाइज हो गया। एटीपी सिंथेसिस होने के बाद ये एटीपी किस तरीके से रिलीज होगा, तो ये जो टी कन्फर्मेशन है वो ओ कन्फर्मेशन में चेंज होता है। तो एटीपी जो है यहाँ पे रिलीज होता है और ओ जो है वापस से फिर एल कन्फर्मेशन में चेंज होता है, जो कि एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाइंड करता है। तो ईच कंप्लीट टर्न प्रोड्यूसेस 2.5 एटीपी, और हर एक जो कंप्लीट टर्न हो रहा है उससे 2.5 एटीपी जो है जनरेट होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH, और इसी को बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म कहा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे बीटा सब यूनिट में एक एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब बाइंड होता है तो कन्फर्मेशनल चेंज होता है, कन्फर्मेशनल चेंज से एटीपी की सिंथेसिस होती है, फिर कन्फर्मेशनल चेंज होता है और फिर एटीपी रिलीज होता है। इसी कारण से इसको बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम एटीपी सिंथेस है वो एक तरीके से प्रोटॉन ड्राइविंग मोटर है, और इसी कारण से एटीपी सिंथेस को कहा जाता है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर मोटर अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस। इसके बाद थर्ड हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मैकेनिज्म, दैट इज केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस है वो किसने दिया, एडवर्ड स्लैटर इन 1953। और इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मीन्स रेस्पिरेटरी चेन में जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक के बाद एक सीक्वेंस में थ्रू द डिफरेंट कैरियर्स, तो क्या होता है, सीरीज ऑफ फॉस्फोराइलेटेड हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, और यही हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स जो हैं यूटिलाइज होते हैं एटीपी के सिंथेसिस के लिए। इसी कारण से इसको केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो ये हो गया डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे अनकपलर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।